क्या आप जानते हैं कि रेखा ने अपने पति मुकेश अग्रवाल से ऐसा मुंह मोड़ा कि वह उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई और इसके बाद देश भर में उनकी फिल्म के पोस्टरों पर उनका चेहरा काला कर दिया गया। मीडिया ने रेखा को डायन और ब्लैक विडो कहकर पुकारा। इतने अपमान के बावजूद सिर्फ अगले ही साल उनकी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1990। उस दिन मुकेश अग्रवाल असाधारण रूप से खुश दिख रहे थे। वो अपने करीबी दोस्त से मिले, फिर अपने फार्म हाउस बसेरा की ओर चल दिए। रसोइये से अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने को कहा। मुकेश ने कहा, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, खाना तैयार होने तक मुझे मत जगाना, और अपने कमरे में चले गए। वह कमरा रेखा की यादों से भरा था। और फिर मुकेश ने उठाया रेखा का दुपट्टा। लेकिन इस असामान्य खुशी के पीछे कौन सा गहरा दर्द छिपा था? एक आदमी जो कुछ ही हफ्तों पहले बारिश में रोया था, अचानक इतना शांत कैसे हो गया? और उस रात क्या हुआ जब एक दुपट्टे ने सब कुछ बदल दिया? दोस्तों, उठाइए एक चाय का कप या फिर करिए आंखें बंद और सुनिए रेखा और मुकेश अग्रवाल की अनकही दुखद कहानी। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है दिल्ली से, एक ऐसे शख्स से जो रेखा का दीवाना था। यह है मुकेश अग्रवाल की कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। इससे पहले हम सुना चुके हैं मधुबाला, दिलीप कुमार, देव आनंद, सुरैया, गुरुदत्त और भारत भूषण की ट्रेजिक कहानियां। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। सालों तक छोटे मोटे काम करने के बाद आखिरकार 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। मुकेश ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका ब्रांड नाम था हॉटलाइन। ये रसोई का सामान बनाने वाली एक सफल कंपनी बन गई। रेखा उस वक्त बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और रहस्यमय अभिनेत्री थी। लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी। बरसों तक प्यार की तलाश और अधूरे रिश्तों के दाग ने उनकी निजी जिंदगी को सवालों से घेर रखा था। 4 मार्च 1990। मुकेश और रेखा की पहली मुलाकात को अभी महज 1 महीना ही हुआ था। दोपहर में वो रेखा के बॉम्बे वाले घर पर बैठे थे और अचानक बिना किसी भूमिका के उन्होंने कह दिया, मुझसे शादी करोगी? और जैसे ही रेखा ने हाँ कहा, मुकेश खुशी से उछल पड़े। चलो अभी शादी करते हैं। शाम ढलने लगी। रेखा ने अपनी पसंदीदा लाल सुनहरी कांजीवरम साड़ी पहनी, बेहतरीन जेवर। अपनी फ्रेंड के साथ वो जुहू में मंदिर ढूंढने निकल पड़ी। पहला मंदिर, वहां कोई पुजारी नहीं। इस्कॉन मंदिर, वहां बहुत भीड़। लेकिन फिर उसके सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा, मुक्तेश्वर देवालय। शादी कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ, ये आप पहले 2 एपिसोड में सुन सकते हैं। अब सुनिए पार्ट 3। कहानी शुरू होती है शादी के करीब 7 महीने बाद। उस रात बारिश हो रही थी। मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेखा से मिलने बॉम्बे आए, लेकिन वह उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। हताशा में वह उनके बैंडस्टैंड वाले घर पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर रेखा मान जाएंगी, लेकिन तभी गार्ड ने बताया कि रेखा घर आ गई है। मुकेश तुरंत नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचे, रेखा ने उन्हें देखा। उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया, अपनी कार में वापस बैठी और चली गई। मुकेश उनके पीछे भागे, रोते और सिसकते हुए उन्हें रुकने की गुहार लगाते रहे। ये थी रेखा की अंतिम क्रूर अस्वीकृति। लेकिन प्यार की ये कहानी इस नफरत तक क्यों पहुंची? मुकेश अग्रवाल गंभीर क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे, जिसके लिए वो भारी दवाइयां लेते थे। रेखा को शादी से पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था। लंदन में हनीमून के दौरान सच्चाई सामने आई। बॉम्बे लौटने के बाद मुकेश का व्यवहार एक जुनूनी प्रशंसक जैसा हो गया। उनका अवसाद आत्महत्या की धमकियों के रूप में सामने आया और उन्होंने रेखा से फिल्में छोड़ने की जिद की। मुकेश के जुनूनी व्यवहार और रेखा की स्टारडम की भूख के बीच रिश्ता टूटने लगा। 10 सितंबर 1990 को आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया गया। तलाक की कागजी कार्रवाई शुरू होने के बावजूद मुकेश ने हार नहीं मानी। वो बॉम्बे आए, लेकिन रेखा ने बारिश की उस रात उन्हें देखा और बिना पलटे चली गईं। मुकेश की अंतिम उम्मीद उस रात पानी में बह गई। यही वो गहरा दर्द था जो मुकेश अग्रवाल 2 अक्टूबर को अकेले अपने साथ लेकर कमरे में गए थे। कमरे में रेखा की यादों के बीच उन्होंने उनका दुपट्टा उठाया। अकेलेपन और अवसाद से टूटे हुए मुकेश ने दुखद रूप से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा कार्य था जिसे वो अंतिम क्षण में भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2 अक्टूबर 1990 को जब मुकेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, रेखा उस समय न्यूयॉर्क में एक बड़े स्टेज शो के लिए गई हुई थी। उन्हें मुकेश की मौत की खबर वहीं विदेश में मिली। रेखा अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए वापस नहीं आई। बाद में वर्षों बाद उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के बारे में बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेखा ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया,
अंतिम संस्कार के लिए वहां जाकर मैं क्या करती? मैं किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि उनकी अनुपस्थिति का कारण ये भी था कि वो जानती थीं कि मुकेश के परिवार और समाज का गुस्सा उन पर बरसेगा और वह उस भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार नहीं थीं। मुकेश ने एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने साफ किया कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा रेखा को दिया जाए। उन्होंने कहा कि रेखा काफ़ी सक्षम है और उन्हें उनके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मगर दिल्ली की हाई सोसाइटी और बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने एक सुर में रेखा की निंदा की। मुकेश की मां का रोना सुर्खियों में आया जब उन्होंने चीख कर कहा, वो डायन मेरे बेटे को खा गई। सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशकों ने कहा, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा धब्बा लगा दिया है कि इसे आसानी से धोना मुश्किल होगा। मीडिया ने उन्हें ब्लैक विडो कहा। रेखा बिल्कुल अकेली रह गईं। फैंस, को स्टार्स और परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। क्या यह अंत था? लेकिन रेखा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। 1991 में सिर्फ मुकेश की मौत के 1 साल बाद रेखा ने फूल बने अंगारे में काम किया। फिल्म की हीरो रेखा थी, जो अपने पति की मौत का बदला लेती हैं। उदयपुर में फिल्म की शूटिंग के समय हजारों फैंस रेखा की एक झलक के लिए जमा होते। एक कोने में रेखा शांत भाव, स्टोइक एक्सप्रेशन के साथ बैठी रहती, पुलिस की वर्दी पहने। फिल्म सुपरहिट हो गई। उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। भारत में लोग भूल गए कि उन्होंने कुछ दिन पहले रेखा को विच कहा था। लेकिन मुकेश अग्रवाल को जल्द ही भुला दिया गया। उनकी कंपनी हॉटलाइन अप्लायंसेज 80 के दशक के अंत में ही संघर्ष कर रही थी, क्योंकि किचनवेयर की मांग में भारी गिरावट आई थी। 1989 में उन्होंने इंडिया टुडे पत्रिका को बताया था कि वो सिर्फ भावनात्मक कारणों से इस कारोबार से चिपके हुए थे। मुकेश की मौत के बाद उनकी ये कंपनी भी बाजार से गायब हो गई। और दूसरी ओर थी रेखा। विवादों और कलंक के बावजूद रेखा को एक प्रमुख नायिका के रूप में शानदार ऑफर मिलते रहे। उन्हें कमासूत्रा जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा, क्रिटिकल एक्लेम मिली। साल 2000 के आसपास उन्होंने धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं, कैरेक्टर रोल्स की ओर रुख किया। वो आज भी फिल्मों और टीवी शो में दिखाई देती हैं। एक दीवा की तरह सजी हुई, समय और त्रासदियों के खिलाफ लड़ती हुई एक अनादि सुंदरता, एजलेस ब्यूटी। मुकेश अग्रवाल की डेथ के बाद रेखा का नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। वो हेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज में बनी रहीं और आज भी हैं। इस श्रृंखला में हम आगे बात करेंगे उनकी जिंदगी के अन्य पहलुओं की, उनके जन्म की कंट्रोवर्सी से लेकर अमिताभ बच्चन तक। मुकेश अग्रवाल की ये दुखद कहानी हमें एक गंभीर सबक सिखाती है। मुकेश क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित थे, लेकिन जब वो मर गए तो सभी ने रेखा को विलन बना दिया। ये त्रासदी इसलिए हुई क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को गंभीरता से नहीं लिया गया, जब तक कि विनाशकारी अंत नहीं हो गया। एक दुखद मौत को समझना मुश्किल होता है, इसलिए हम एक विलन बनाते हैं। हम किसी को दोष देते हैं क्योंकि ये आसान है। हमें समझना होगा कि डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है और इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है तो कृपया मदद लें। आपकी मदद के लिए हेल्पलाइन मौजूद हैं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।